स्टूडेंट नमस्कार, मैं सतीश सिंह। इस समय आप चुंबकीय क्षेत्र के टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसी में से ये एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल देखने को मिलता है, दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच में चुंबकीय बल। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे और इसी डेरिवेशन पर आपको दो न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो में और समझाऊंगा और हो सकता है कि ये भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हों। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों ही ये न्यूमेरिकल हैं। तो सबसे पहले आप डेरिवेशन को समझ लीजिए कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच में चुंबकीय बल। जबकि इसके पहले आप लोगों ने ये समझा था, यहाँ पे तो दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई एक धारावाही चालक तार रख दें, यहाँ पे तो दो रहेंगे, अगर एक धारावाही चालक तार रख दें, चालक तार की लंबाई को हमने L माना है, धारा इसमें I बहती है, चुंबकीय क्षेत्र B है, और जब इस प्रकार का धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस पर एक बल आरोपित करता है। बस हम अगर ये चीज़ समझ लें कि एक धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाता है वो कितना लगाता है, तो उस डेरिवेशन को फिर हम अच्छे से समझ लेंगे। तो F इक्वल टू IBL साइन थीटा इतना बल आरोपित करता है। लेकिन साथ में हमें एक कॉन्सेप्ट और, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये क्लियर रहना चाहिए कि जब धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इतना बल आरोपित करेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और ज़रूरत पड़ेगी कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, इसकी लंबाई अनंत है, परिमित लंबाई नहीं है, क्योंकि परिमित लंबाई का डेरिवेशन हम आपको समझा चुके हैं और आप इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक परिमित लंबाई का चालक तार है, चालक तार से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे बिंदु P है और इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। डेरिवेशन हम करा चुके हैं, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। चालक तार का जो निचला सिरा मान लीजिए φ1 कोण बनाता है और ऊपरी सिरा अगर φ2 यहाँ पे कोण बनाता है, तो हमने ये कहा था कि जब धारा I बहेगी तो r दूरी पर जो बिंदु P है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र B इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में r और साइन φ1 प्लस में साइन φ2 आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन ये सूत्र कहाँ लगेगा? ये सूत्र वहाँ पे लगेगा जहाँ पे कोई चालक तार परिमित लंबाई का होगा। तो ये परिमित लंबाई के तारों के लिए सूत्र होता है। लेकिन जब वही चालक तार अपरिमित लंबाई का कर दिया जाता है, अपरिमित लंबाई का जब कर दिया जाता है, यानी जब उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? अनंत हो जाती है। तो ऐसे में इसी फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं कि φ1 और φ2 की जगह 90 डिग्री रख देते हैं, 90 अंश रख देते हैं। ये कोण 90 अंश के लगभग बराबर हो जाते हैं φ1 और φ2। तब जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमें मिलता है वो B इक्वल टू, यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये अपरिमित लंबाई का चालक तार है, तो यहाँ पे जब φ1 φ2 की जगह आप 90 रखेंगे तो बन जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में R साइन 90 अंश और प्लस का निशान क्या रहेगा? साइन 90 अंश बन जाएगा। 90 अंश के कोण हो जाते हैं। और ऐसे में आप जानते हैं कि B इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में R साइन 90 का मान 1 और इस भी साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में R और ये 1 कितना हो जाएगा? 2 से ये 2 कट जाएगा और B इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई I अपान में R। तो इस बात को भी आप समझेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन दो कॉन्सेप्ट को समझ लें कि जब किसी धारावाही अनंत लंबाई के, परिमित लंबाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास चालक तार कैसा है? अनंत लंबाई का है, और जब इसमें हम धारा I प्रवाहित करते हैं तो इससे स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र अगर हमको निकालना हो तो हम फिर वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। और जब यही धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाने लगता है और फिर वो बल F इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है। अगर आप ये दो बातें समझ गए हैं तो फिर इस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि माना दो धारावाही चालक तार हैं, एक तार इसका नाम हम AB रखते हैं
और जो दूसरा धारावाही चालक तार है इसका नाम हम CD रख लेते हैं। ये दो समांतर धारावाही चालक तार हमने यहाँ पे मान लिए अनंत लंबाई के हैं और निर्वात या वायु में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, हमने यहाँ पे स्मॉल r मान ली है। ये मानते कि माना इन चालक तारों में जब समान दिशा में धारा I1 और I2 बहती है। सबसे पहले यहाँ पे एक हमने फिगर बनाया कि दोनों चालक तारों में समान दिशा में धारा बहेगी और फिर इसके बाद हम इसी पर एक कंडीशन बना लेते हैं कि माना तार AB और CD, इसका नाम AB रखते हैं और इसका नाम हमने यहाँ पे CD रख लिया और इनमें जो धारा बहती है अब की बार हमने ये मान लिया कि धारा विपरीत दिशा में बह रही है। I1 और I2 ये जो धाराएं हैं इनकी दिशा कैसी विपरीत है और इन दोनों तारों के जो बीच की दूरी है वो हमने यहाँ पे स्मॉल r मान ली है इस तरीके से। तो एक बार फिर आप यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हो रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब चालक तारों में समान दिशा में धारा बहेगी, जैसे मान लीजिए ये चालक तार हैं, इनमें अगर समान दिशा में धारा बहती है तो इन दोनों ही चालक तारों में जो बल लगता है वो आकर्षण, इस तरीके से बल लगते हैं, ऐसे बल। तो ये बल कैसे होते हैं, आकर्षण बल होते हैं, ये आकर्षण बल कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो चालक तार हैं वो एक दूसरे की ओर ऐसे झुकाते हैं, इस प्रकार से वो झुकाते हैं। अगर दोनों चालक तारों में समान दिशा में धारा बह रही है तो आप याद रखना कि आकर्षण बल लगेगा। इसी तरीके से यदि दोनों ही चालक तारों में एक दूसरे से विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो फिर ये दोनों चालक तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है और ऐसी दशा में ये चालक तार एक दूसरे से हट जाते हैं। यहाँ पे रिपल्सन फोर्स ऐसे कार्य करता है। इस प्रकार से दोनों चालक तार एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा और इसको हम समझाएंगे कि आखिर ये बल हम कैसे निकालेंगे कि प्रतिकर्षण बाहर की ओर बल कैसे लगने लगता है और अंदर की ओर कैसे लगने लगता है। इस बात को भी आप यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यही मान लिया कि दो चालक तार AB और CD हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। इनमें धाराएं I1 और I2 बहती हैं। अब सबसे पहले हम इस फिगर पे काम करते हैं, जो पहला वाला फिगर है जिसमें समान दिशा में धारा बहती है। चालक तार AB में जब धारा I1 बहेगी तो ये अपने से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम चाहें तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से ज्ञात कर सकते हैं। और इसको आप लोगों को इसके पहले भी हमने बताया था कि हम अपना दाहिना हाथ लेंगे। सबसे पहले ये जो AB चालक तार है इससे हम जो चुंबकीय उत्पन्न होगा उसकी दिशा निकालेंगे। तो अपने हाथ को हम ऐसे करेंगे, यानी इन उंगलियों को हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, इस बिंदु की ओर कर देंगे और अंगूठे को धारा की दिशा में, धारा I1 ऊपर जा रहा है, अंगूठा हमने ऊपर कर दिया, हमारी हथेली नीचे की ओर है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा कैसी होगी, नीचे की ओर। अब इसके बाद जब दिशा नीचे की हमें पता चल गया कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, तो ये धारावाही चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ, इसकी दिशा कैसी है, नीचे की ओर। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक तार पर बल लगाएगा, इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको भी हम अपने दाहिने हाथ के नियम से निकालेंगे। हम अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ करते हैं और अंगूठा को हम धारा की दिशा में करेंगे। तो जिधर हथेली होगी उसी के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। हथेली इस साइड में है तो इसी के लंबवत जिधर हमारा ये पेन जा रहा है इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसी दिशा में बल की दिशा हो जाएगी। तो इसमें जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, ऐसे, यहाँ पे बल ऐसे लगेगा। और चुंबकीय क्षेत्र, अगर इस धारा का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ भी वो कैसे रहेगा, यहाँ ऊपर की ओर रहेगा।
और जब इस पर हम बल निकालेंगे तो इसका जो बल होगा उसकी दिशा कैसी होगी, इधर होगी। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। और यहाँ पे जब इसका हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी कैसे होगा, नीचे की ओर होगा। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ होगा। और चूंकि धारा नीचे आ रही है तो आप समझ सकते हो कि इसमें धारा ऊपर जा रही थी तो बल की दिशा इधर थी, इसमें धारा नीचे आ रही तो बल की दिशा विपरीत हो जाएगी, इस पर बल ऐसे लगेगा। और इसी तरीके से इधर भी जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे बल बाहर तरफ लगेगा, तो इन दोनों तारों में बाहर की तरफ बल लग रहा है, इसलिए प्रतिकर्षण, इनमें अंदर तरफ, इसलिए आकर्षण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चालक तार AB में प्रवाहित धारा I1 के कारण हम चालक CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे चालक AB की धारा I1 के कारण चालक CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके पहले हम जो कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है और चालक तार अगर वो अनंत लंबाई का है तो अपने से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न करता है, इसको हम यहाँ पे B से लिख लेंगे। और B इक्वल टू होता है म्यू नाट अपान में 2 पाई I1 अपान में R। I1 क्योंकि धारा I1 की वजह से निकालना, इसलिए I1 अपान में R इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में चालक CD रखा हुआ है और हम इस चालक CD की कैपिटल L लंबाई पर, चूँकि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाने लगता है। तो अब इस बल को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे यही बात हमको लिखनी पड़ेगी कि चालक CD की कैपिटल L लंबाई पर लगने वाला बल हम ज्ञात करेंगे। तो कितना बल लगता है, F इक्वल टू I, और चालक CD में धारा कितनी है, I2 बह रही है, इसलिए हम यहाँ पे I नहीं I2 लिखेंगे। इसके बाद B, लंबाई कितनी है L, और साइन कितना रहेगा, थीटा। चूँकि हम जानते हैं कि जो चालक CD है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो सब वैल्यू रखेंगे तो F इक्वल टू I2 B, और B का मान चूँकि हम निकाल चुके हैं इसलिए वही B का मान यहाँ पे रखें। तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे और B की जो वैल्यू है ऊपर वाली रखेंगे, वो है म्यू नाट अपान में 2 पाई I1 अपान में R, और आगे क्या रहेगा L, इसके बाद यहाँ पे रहेगा साइन थीटा। तो F इक्वल टू म्यू नाट अपान में 2 पाई को हम सबसे आगे लिख लेते हैं, इसको I1 I2 को एक जगह करते हैं, I1 I2 और अपान में R इंटू में यहाँ पे थीटा की जगह हम 90 डिग्री रख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, साइन थीटा यानी साइन 90। और साइन 90 की जो वैल्यू होती कितनी होती, 1 होती, इसलिए केवल L बचेगा और 1 को नहीं लिखेंगे। अगर इस L को हम नीचे लेकर आ जाएं तो यही जो चालक तार पर लगने वाला बल का सूत्र हमने प्राप्त कर लिया, यही चालक तार पर लगने वाले बल का सूत्र है और इसका जो मात्रक रहेगा न्यूटन। लेकिन अगर इस लंबाई को हम नीचे की ओर लेकर आएँ तो नीचे की ओर लाने पर ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चालक की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, किसकी, चालक की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना आ जाएगा। अब F अपान में L, फिजिक्स में आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जो राशि नीचे रहती है, जैसे यहाँ पे लंबा L नीचे है तो इसको हम कहेंगे कि अब अगर F अपान L को पढ़ें
तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, जो राशि नीचे होती है उस पर हम एकांक शब्द लगाते हैं। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, अब ये पढ़ा जाएगा, एल चला गया नीचे, तो अब इतनी वैल्यू यहाँ पे बच जाएगी, म्यू नाट अपान में 2 पाई I1 I2 और अपान में R। और इसका जो मात्रक होगा वो अब F अपान L के बेस पर लिखा जाएगा। चूँकि F ऊपर है इसलिए बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई नीचे इसलिए लंबाई का मात्रक मीटर, तो F अपान L इक्वल टू म्यू नाट अपान 2 पाई I1 I2 अपान में R, ये फार्मूला में प्राप्त हो जाएगा चालक की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब ये चाहे प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, बल वहाँ पे इतना ही अप्लाई होगा। अगर चालक तारों में बहने वाली धारा I1 I2 और बीच की दूरी R है तो ऐसा नहीं रहेगा कि आकर्षण बल में अलग लगाना और प्रतिकर्षण बल में अलग। साथ में आपको यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ज़रूर यहाँ पे याद रखनी होगी, अगर धारा समान दिशा में है तो आकर्षण बल, और धारा अगर विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण बल चालकों में कार्य करेगा। अब इसी डेरिवेशन पर हमने आपके लिए 2 न्यूमेरिकल जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे, तो इनको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन पहला है कि 2 लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें क्रमशः 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार एक दूसरे पर प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करके दिखाइए। तो जो तारों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर है। तारों के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग R से लिखते हैं। R इक्वल टू कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में बना लेते हैं, तो सेंटीमीटर को जब मीटर बनाते हैं 10⁻⁻² से यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। चालक तारों में जो बहने वाली धारा है वो 2 एम्पीयर और 3 एम्पीयर। हालांकि धारा की दिशा नहीं बताई जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं बता पाएंगे कि इन चालक तारों पे आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल। अगर ये दिशा बता देता तो हम बता सकते थे कि बल कैसा रहेगा, समान दिशा के लिए आकर्षण और विपरीत दिशा के लिए प्रतिकर्षण। नहीं दिशा की बात है तो हम यहाँ पे वैल्यू केवल नोट करते हैं। पहली धारा को हम यहाँ पे I1 से लिखेंगे, ये 2 एम्पीयर रहेगा, और जो दूसरी धारा है उसको I2 कहेंगे, ये 3 एम्पीयर रहेगा। अब करा कि प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, यानी F अपान में L की वैल्यू हमको निकाल के दिखानी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि F अपान में L इक्वल टू क्या होता है, म्यू नाट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R होता है। म्यू नाट अपान 2 पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं कि 2 × 10⁻⁷ होती है। I1 की जो वैल्यू है वो 2 है, I2 की वैल्यू 3 है, और अपान R की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻⁻² है। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2 और 2। इनका दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 आ जाएगा। अब ये 10⁻⁻² जाएगा, ऊपर प्लस का 2 बनेगा और माइनस साथ में होगा 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो इस तरीके से 10⁻⁻5 आ गया। चूँकि F अपान में L की वैल्यू है तो F ऊपर रहता है, इसलिए मात्रक न्यूटन ऊपर और लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर मात्रक इसका बनेगा जाके। और जो इसका दूसरा सवाल है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आजकल जो एक पैटर्न एग्ज़ाम में हमने ये देखा है कि कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि जब भी इस डेरिवेशन का कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो इस तरीके से रहता है, जैसा कि ये न्यूमेरिकल आपके सामने है कि 2 समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, क्योंकि वो चुंबकीय ही बल होता है, तार के 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। ये कंडीशनल क्वेश्चन आजकल जो है आने लगे हैं आपके यहाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक तार में 50 एम्पीयर की धारा बह रही है दोनों तारों में, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि I1 और बराबर I2 बराबर 50 एम्पीयर, दोनों ही तारों की धारा समान है। कह रहा कि तार की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान इसमें दे रखा है, तो द्रव्यमान को हम m से नोट करेंगे, वो कितना है 1 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम बना लें तो 10⁻³ से गुणा हो जाएगा, तो ये किलोग्राम हो गया। समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि तार की प्रति मीटर लंबाई पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है ये किसके बराबर है, गुरुत्वीय बल के बराबर है, और वो भी 1 मीटर। देखिए यही चीज़ हमें देखना पड़ेगा, जो चुंबकीय बल है वो भी प्रति मीटर लंबाई, मतलब 1 मीटर लंबाई का चुंबकीय बल है, और जो गुरुत्वीय बल है वो भी 1 मीटर लंबाई पर लग रहा है।
यानी दोनों ही बल 1 मीटर लंबाई पर लग रहे हैं और दोनों कैसे हैं, बराबर, तो बराबर तो होंगे ही होंगे। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल वो किसके बराबर है, वो गुरुत्वीय बल के बराबर है। इस बात को हम यहाँ पे लिख लें। अब दो तारों के बीच में जो चुंबकीय बल लगता है वो म्यू नॉट अपान में 2I1I2 अपान में R लगता है। और जो गुरुत्वीय बल होता है वो छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, वो mg होता है। mg को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। म्यू नॉट अपान 2 की जो वैल्यू होती है वो 2 × 10⁻⁻7 होती है। I1I2 यहाँ पे दोनों ही कितनी है, 50 एम्पियर। तो 50 और इंटू में 50, R की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद कह रहा कि m की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम, जिसको हमने किलोग्राम बनाया तो 1 × 10⁻³ आया। और g गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान आप लोगों को याद रहता 9.8 होता है। इनका हम क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। इनको थोड़ा सा हम सरल कर लें। 2 का 50 में गुणा करेंगे आएगा 100, और 100 का जब 50 में करेंगे तो आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5000 और 10⁻⁻7 और नीचे क्या रहेगा, R। इधर चाहें तो हम इसको भी 1 का 9.8 में केवल गुणा कर लेते हैं, तो 9.8 और इंटू 10⁻³ आएगा। अब इस R को हम उधर लेकर जाएंगे और ये चलाएगा नीचे, तो इस तरीके से R बराबर, और ये तीनों जीरो इसमें हम शामिल कर लेते हैं, तो बन जाएगा 5 इंटू में ये 10⁻+3 ये -7 यानी 10⁻⁻4 बनेगा, और नीचे आएगा 9.8 इंटू 10⁻⁻3। तो R बराबर कितना बन जाएगा, 9.8 का 5 में आप भाग कर लीजिए, दशमलव हटा लीजिए, ये 50 बन जाएगा। और यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 25, और यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 49। अब 49 का जब आप 25 में भाग करोगे तो आ जाएगा 5.1, 5.1 नहीं आएगा, 0.51 आ जाएगा, क्योंकि 49 बड़ा 25 छोड़ा, इसलिए 0.51। और ये 10 की घात जब प्लस माइनस का 3 जब ऊपर लेकर जाओगे तो ये प्लस का 3 -4 -1 आ जाएगा। दशमलव को 1 अंक हम पीछे लेकर जाएंगे तो बन जाएगा 5.1, और पावर में 1 की और कमी हो जाएगी तो -2 आ जाएगा मीटर। लेकिन 10⁻⁻2 जो मीटर होता है वो सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस तरीके से 5.1 सेंटीमीटर ये दोनों तारों के बीच की दूरी रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कंडीशनल होते हैं और समांतर तारों के। ऐसे क्वेश्चन की आप लोग जो है सरल क्वेश्चनों के साथ में आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। थैंक यू।